नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस समय पॉलिटिक्स धीरे धीरे तेज होती जा रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। पहलवानों का प्रदर्शन सड़कों पर तो नहीं है, पर वो अपने अवार्ड और मेडल वापस करके अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। वहीं जब मिमिक्री की गई उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की, तो उन्होंने कहा कि ये जाटों का अपमान है। हमारे साथ सत्यपाल मलिक साहब हैं, जो काफी प्रखर और मुखर रहे हैं तमाम सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर। पूर्व राज्यपाल, किसान आंदोलन के लिए बीजेपी को क्रिटिसाइज करते रहे और उसका उनको नुकसान और मैं कहूंगा लाभ भी मिला है, क्योंकि काफी पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी है। मलिक साहब, आप भी जाट हैं, क्या आपकी भी भावनाएं आहत हो गई? धनखड़ साहब की भावनाएं आहत हुई क्योंकि एक जाट है वो और उनकी मिमिक्री की गई? देखिए, मुझे नहीं पता धनखड़ साहब कैसे जाट हैं। जाट तो किसी भी मजाक से आहत नहीं होता है। जाट की तो हर बात में मजाक रहता। वो शिवजी महाराज से भी मजाक करता है और वो मजाक से कभी अपमानित या आहत नहीं होता। तो अगर आप भी कोई मिमिक्री करें मलिक साहब, तो क्या नाराज होंगे? आपको बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं होऊंगा। मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा कि कोई मेरी मिमिक्री कर रहा है। तो आप मुस्कुरा रहे, और लेकिन धनखड़ साहब। धनखड़ धनखड़ साहब को ये देखना चाहिए कि उनका कौन सा काम जाटों वाला है। उन्होंने जाटों पे जब भी क्राइसिस आया कोई स्टैंड नहीं लिया, चाहे वो पहलवानों का था या किसानों का था। कभी उन्होंने स्टैंड लिया होता तो हम मानते कि वो जाट हैं। दूसरे, उनकी कोई हरकत जाटों वाली नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती। वो किसी भी से मिलने जाते हैं तो हाथ जोड़ के झुक के एकदम ऐसे कि जैसे पता नहीं इनको क्या हासिल होना है। उसको जाट बहुत नापसंद करते हैं। मिमिक्री सर, पे किसी जाट को कोई गुस्सा नहीं आया जी। तो वो कहते हैं वो किसानों के बेटे हैं। देखिए, एक बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी ने जब आपको गवर्नर बनाया कश्मीर का, और ये कहा कि बीजेपी ने जो है आपको गवर्नर बनाया तो जाटों को साधने की कोशिश है। किसान आंदोलन में आप कहें बागी हो गए इस मुद्दे पर। उसके बाद आपके रिप्लेसमेंट के तौर पर धनखड़ साहब को ऐसा लगता है उप राष्ट्रपति बनाया गया। तो आपको लगता है कि वो आपकी काट है? बीजेपी के पास एक सीनियर जाट नेता है धनखड़, सत्यपाल मलिक हो या ना हो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये आप जाटों में जाके पता करें, राजस्थान में पता करें, सब जगह पता करें। मेरी तो काट बेचारे क्या होंगे, क्योंकि मेरी काट होने के लिए तो बहुत खतरे उठाने पड़ते हैं। मैं किसान आंदोलन पे बोला, मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। एक आदमी मेरे पास है, मेरे दस्तखत से 370 हटी थी। मुझे खतरा है, लेकिन मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दे के रखी हुई, क्योंकि मैं इनकी चापलूसी नहीं करता हूँ। ये पहलवानों वाले मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा अभी भी जारी है। जी संजय सिंह जो कि नए अध्यक्ष बने, वो सबको पता है ब्रिजभूषण के ही आदमी हैं। अभी वो जी। नई कमेटी बना दी सरकार ने, तो वो उस पर आंख दिखा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि ये गलत किया है, हम चुन करके आए हैं और आपने जो एडॉक कमेटी बनाई है उसको वापस ले लें, वरना वो कोर्ट जाएंगे। वो कहीं भी जाएं, सरकार ने पहली बार बहुत दिनों में एक अच्छा काम किया है। और पहलवान हमारे गांव से, गरीब घरों से निकल के हमारे लिए मेडल लाते हैं। ये जो चॉकलेट बॉयज हैं, ये तो कुछ नहीं लाते हैं। ये गरीब घरों के बच्चे ही मेडल लाते हैं। खासतौर से पहलवानी में 80% जाट होते हैं, यही मेडल लाते हैं। इन्हीं को आप हैरेस कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं है। मलिक साहब, लोकसभा चुनाव नजदीक है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अनाउंस कर दी है 14 तारीख से, और उसी वक्त 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद राम मंदिर का भी उद्घाटन है। तो क्या कहना है इस पूरे मामले पर कि राम मंदिर का उद्घाटन उसी वक्त, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2? आपका क्या मानना है? कैसे देखते हैं राजनीतिक तौर पर आप इसे? देखिए, मैं ऐसे देखता हूं कि राम मंदिर का उद्घाटन भी एक राष्ट्रीय घटना है। हम उसका सम्मान करते हैं, उसको पसंद करते हैं। लेकिन राहुल जी जिन सवालों पे यात्रा कर रहे हैं, वो सवाल भी बड़े बुनियादी हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि उनकी यात्रा सफल होगी। लेकिन वो ऐसा ना करें कि कहीं यात्रा में लगे रहें और यहाँ चुनाव होता रहे। उनको यहाँ का मोर्चा भी देख के रखना चाहिए। मलिक साहब, आपको ऑफर नहीं कर रही कांग्रेस चुनाव लड़ लीजिए आकर के? आप राहुल गांधी की इतनी हिमायत करते हैं, तो जी कांग्रेस बोल नहीं रही चुनाव लड़ लें? नहीं, मुझे बहुत लोगों ने, कई पार्टियों ने ऑफर किया। मेरा कोई इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है और मैं अब कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोग कहते हैं आपको राज्यसभा जाने का लालच है, इसलिए आप जो है
मैं मोदी जी को राज्यसभा क्रिटिसाइज करते हैं। 4 साल की राज्यसभा छोड़ चुका हूं। मैं और मुफ्ती सईद हम 2 लोग थे जिन्होंने वीपी सिंह के को मदद करने के लिए राज्यसभा छोड़ी थी। राज्यसभा मेरे लिए मैटर नहीं करती। राज्यसभा आप तो मतलब आप पद नहीं लेंगे, लेकिन बस बोलते रहेंगे खिलाफ। हाँ हाँ, वो बोलता मैं जरूर रहूंगा जब तक मार ना दिया जाऊं। मार ना दिया। तो आपने हाल ही में एक बयान दे दिया कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी वापस जीत करके आए तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। अरे जनता ये चुन मैं के भेज रही है उनको। अरे साहब, मैं आश्वस्त हूं, जनता तो हिटलर को भी चुन के भेजी थी। अगर मोदी जी आ गए तो मोदी जी चुनाव को खत्म कर देंगे फॉर एवर। ये खतरा बिल्कुल रियल है। कैसे खत्म कर देंगे? लोकतंत्र है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव अभी आयोग भी है, तो देखिए पूरा सब कुछ सिस्टम है। है। सबकी तो पावर्स कम कर रहे हैं, चुनाव आयोग की रेलेवेंस कम कर रहे हैं, जजेस की रेलेवेंस कम कर रहे हैं। और एक बार चुन के आ जाएगा तो कहेगा अब कोई जरूरत नहीं, बार बार मुझे ही तो चुनते हैं लोग। मलिक साहब, तो फिर जनता, अगर जो आप ये बात कह रहे हैं, आप पहले ही बोल जी रहे थे पूरे हिंदी हार्टलैंड में स्वीप कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़े, ना वसुंधरा का चेहरा ना शिवराज का चेहरा। उन्होंने उन्होंने भजन लाल शर्मा को बना दिया मुख्यमंत्री, कोई बगावत नहीं हुई। उन्होंने वहां पर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया, कोई बगावत नहीं हुई है। हिंदी हार्टलैंड में, और हिंदी हार्टलैंड से आप भी आते हैं मलिक साहब, वहां पर जी। प्रधानमंत्री मोदी की का कोई विकल्प नहीं है, कोई काट नहीं है विपक्ष के पास, ऐसा नजर आता है। वो यही कह के तो लोकतंत्र को खत्म करेंगे कि मेरा कोई विकल्प नहीं है। जब मुझे को चुन रहे हैं तो चुनाव की क्या जरूरत है। फिर भी लेकिन आप या फिर आप अपने मुद्दे जनता को समझाइए या विपक्ष को वो समझाने चाहिए। मैं समझा रहा हूं, मुझे शिकायत विपक्ष की पार्टियों से है कि उनको सड़क पे होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। वो इस काम को नहीं कर रही, पता नहीं क्यों नहीं कर रही। मैंने उनको इतना बड़ा मुद्दा दिया था पुलवामा का, उस पे भी नहीं बोल रहे हैं वो। राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो राहुल गांधी ने आपका इंटरव्यू भी किया, तो आपसे पूछा तो कुछ सलाह भी दी थी आपने राहुल गांधी को, क्यों नहीं? नहीं, मैंने तो वही सलाह दी जो देनी चाहिए और उसने अप्रिशिएट किया। उसने कहा मैं करूंगा इसको। क्या सलाह दी थी बताइए। मैंने उसको सलाह दी कि अपोजिशन को ये चाहिए कि वो एक के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ाए। चूंकि इनकी एकता तो हो गई नहीं, चूंकि ये सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। एक के खिलाफ एक कैंडिडेट लड़ाएं और जनता के बीच में जाएं, आंदोलन करें। अगर जनता आंदोलित होगी और ये जनता के बीच में जाएंगे तो नतीजे निकलेंगे। अब इसी के लिए शायद भारत जोड़ो यात्रा 2 निकाली जा रही है। 6,000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा है, 85 जिले जाएंगे, 14 राज्यों में जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का आपको लगता है वो फायदा मिला है? शायद राहुल गांधी की इमेज ठीक हो गई होगी, लेकिन बहुत राजनीतिक तौर पर आपको लगता है फायदा हुआ कांग्रेस को इस बात का? नहीं, राजनीतिक तौर पे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। राजनीतिक तौर पे फायदा तब हो जब कांग्रेस आंदोलन में चली जाए और बाकी पार्टियां भी आंदोलन में चली जाएं और मिल के लड़ें तो फायदा होगा। अब भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से जाएगी उसमें पश्चिम बंगाल भी, वहां ममता बनर्जी इंडिया की पार्टनर है। ममता बनर्जी को आपको लगता है कि ये मौका है राहुल गांधी को ममता बनर्जी को साथ लेकर के अपने साथ चलाने का, ताकि क्योंकि देश में एक मैसेज है जिसको बीजेपी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी कर पाती है, और ऐसा लगता भी है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक नहीं है। नहीं, वो इम्प्रेशन तो ये जाता है, हालांकि एक है और एक रहेगा। लेकिन अभी जो इम्प्रेशन जा रहा है वो यही जा रहा है जो आप बता रहे हैं। आपके भी अच्छे संबंध है ममता बनर्जी से, आपकी बात हो जाती है कभी कभी। क्या सलाह दी आपने ममता बनर्जी को? मेरी उनसे बात नहीं होती, उनके भतीजे से हुई और लोगों से होती है। और मैं उनको यही सलाह देता हूं कि आप सबको टॉलरेट करिए, आप बड़ी हैं, आपका लिहाज है और आप एक के मुकाबले एक उम्मीदवार पे आइए। जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी दिल्ली में मलिक साहब, तो उस मीटिंग से जी पहले उद्धव जी ठाकरे आपसे मिलने आए थे, आपके साथ जी। कॉफी पी करके गए। किन बातों पर चर्चा हुई? उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं आपसे? उद्धव ठाकरे जी से मैं मिलने गया था और वो अच्छा। उनकी सब लगभग सब बातों पे सहमति थी। और उन्होंने बताया कि मैंने बॉम्बे में धारावी वाले मामले में बहुत बड़ा मोर्चा निकाला जिसमें बहुत सारी पार्टियां शरीक थी, क्योंकि धारावी का सारी जमीन उसको दे दी है अडानी को। जी। लेकिन उसमें उसमें उद्धव ठाकरे, आपको लगता है कि सर उद्धव ठाकरे को लोग कहते हैं उनके अंदर वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है, वो अपनी पार्टी को एक नहीं रख नहीं पाए, नहीं नहीं, तो वो क्या इंडिया पूरी, गठबंधन में एक रहेंगे? देखिए वो पूरी तरह मेच्योर हैं। वो तो उनकी पार्टी को तो रुपए से तोड़ा गया।
उधर इनकी पार्टी टूट गई, उधर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बीजेपी के पास साथ है, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ हैं। अजीत पवार का भी बयान आया कि अपने चाचा के लिए कि आपने 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी को तोड़ा था, मैंने 60 साल में ये कर दिया, तो उसमें गलत क्या है? अब वो उनका घरेलू मसला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। पर अभी भी अपने शरद पवार हैं। आपको लगता है शरद पवार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनके बिना वो घूम भी नहीं पा रहे हैं, बिना शरद पवार के। हरियाणा में मैं चूंकि तो पूछ रहा हूँ कि बार बार बीजेपी जाट जाट कर रही है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का भी 51 फुट की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ, योगी जी ने किया मुरादाबाद में। तो वो लग रहा है कि धनखड़ साहब के जरिए बीजेपी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों को साथ पाएगी। धनखड़ साहब के जरिए तो बीजेपी धनखड़ साहब के गांव में भी कुछ नहीं साध पा रही है। उनका राजस्थान पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, अपने गांव में भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। और हरियाणा के जाट दूसरी बनावट के हैं, वो इनके चक्कर में पड़े। वो तो इनको मुबारकबाद भी नहीं देने आए जब ये उपराष्ट्रपति बने थे। और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जहां से आप हैं, वो तो बीजेपी को वोट करते हैं। पूरा मथुरा की सारी सीटें बीजेपी ने विधानसभा जीती, बुलंदशहर की जीती। वो एक फैक्टर था। मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से कम्युनलाइज हो गए थे, लेकिन अब इसके बाद जब ये नूह में दंगा हुआ तो जाटों की खापों ने इसको कंडेम किया और कहा कि हम नूह के दंगे में मुसलमानों के साथ हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, वो हमारे भाई हैं। मेवों के साथ उन्होंने साथ दिया। आखिरी सवाल जी मलिक साहब आपसे, आप जी। लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी भूमिका क्या देखते हैं? देखिए, मैं खुद तो कोई चुनाव लड़ूंगा नहीं, मैं पार्टी में भी किसी में नहीं हूं। पर मैं देखूंगा जो कैंडिडेट्स इस लायक हैं कि मैं उनकी मदद करूं, तो मैं उनके यहाँ जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। लेकिन बीजेपी के खिलाफ रहेंगे आप, वो तय हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि जब तक बीजेपी ने आपको पद दिए, समर्थन दिया, तब तक तो आप रहे, आपने गवर्नरी भी पूरी करी, बीच में क्यों नहीं रिजाइन दे करके आए? तमाम तरीके के ऐसे आरोप जब आप बोलते हैं तो लोग लगाते हैं आपके ऊपर। देखिए, बीजेपी में था, मैं जब बीजेपी के खिलाफ बोला, और बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला, मैं सच बोला जो उनके खिलाफ जाता है। किसानों के मुद्दे पे बोलने के लिए मुझे 10 दिन सोचना पड़ा कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उसमें बीजेपी के खिलाफ बोलना नहीं, आखिर तो उन्होंने माफी मांग के वो कानून वापस लिए। मैं सही था कि वो सही थे? लेकिन उसके बाद जो वादा किए वो तो पूरे नहीं हुए, एमएसपी पर कोई हाँ, कमेटी नहीं बनी। वो तो मुझे पता ही था नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि अडानी को नहीं सूट करता वो। अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए उसे कह रहे हैं वैसा। मलिक साहब, थैंक यू, एग्जैक्टली। शुक्रिया। शुक्रिया, आपने शुक्रिया। वक्त दिया।